भुट्टो कत्ल केस से मुतालिक सदारती रेफरेंस जो 2 अप्रैल 2011 को उस वक्त के सदर आसिफ अली जरदारी की तरफ से भेजा गया था, सुप्रीम कोर्ट ने वो सदारती रेफरेंस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है और लार्जर बेंच बनाने का इंदिया भी दे दिया गया है। ये रेफरेंस जो है वो गुज़श्ता 12 सालों से सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा था और इस केस पर अब तक 6 समाअतें जो हैं वो हो चुकी हैं। बुखारी साहब, आप इस केस के मुकर्रर होने पर, इसकी समाअत मुकर्रर होने पर क्या कहेंगे? पहली बात तो यह है कि मैं उन जर्नलिस्ट में शामिल हूँ जिन्होंने ये ट्रायल जो है वो कवर किया था। इससे पहले लाहौर हाई कोर्ट में हुआ था मौलवी मुश्ताक साहब के, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में। तो मैंने ये हेयरिंग सुनी हुई हैं, मेरे पास इसके हवाले से बहुत मवाद है जो किसी और प्रोग्राम के लिए उठा रखते हैं। पहली बात तो यह है कि ये बहुत अच्छा फ़ैसला है कि 12 साल बाद ही सही, लेकिन बिलाखिर ये रेफरेंस जो है ये अब सुप्रीम कोर्ट के सामने इसका मुकर्रर हो चुका है और इसके ऊपर अब हियरिंग जो है वो होगी। हमारी ये इल्तिजा होगी सुप्रीम कोर्ट से और चीफ जस्टिस साहब से कि वो जिस तरीके से उन्होंने पहले एक मिसाल कायम की है, क्योंकि वो पॉपुलर लीडर थे, पूरे पाकिस्तान के लीडर थे, वो पूरी दुनिया में उनका बड़ा कदकाठ था। उनके बारे में आपको हैरत होगी कि जब उनको फांसी देने का फैसला हुआ तो 86 ममालिक के हेड ऑफ़ स्टेट्स एंड हेड ऑफ़ गवर्नमेंट्स ने मुतालबा किया था कि आप ये हमारे पास भेज दें, आप भुट्टो की जान बख्श दें और हमें दे दें। ये भी पूरी दुनिया की तारीख़ में एक रिकॉर्ड है। दूसरी तरफ जनाब, इसको बाज़ जुडिशल मर्डर करार दिया गया। जितनी भी जूरिस्प्रूडेंस के इंस्टीट्यूशंस हैं दुनिया भर में, जितने भी दुनिया भर में बड़े जूरिस्प्रूडेंस के एक्सपर्ट्स हैं या जूरिस्ट्स हैं, उन सब ने कहा कि इट्स ए जुडिशल मर्डर। क्यों कहा उन्होंने ये ज़रूरी है शेयर करना अपने साथियों के साथ। ये जजमेंट थी 3-4 की स्प्लिट जजमेंट। 4 ने कहा फांसी दे दो, 3 ने कहा नहीं, फांसी नहीं बनती है। 4-3 की स्प्लिट जजमेंट के ऊपर भी दुनिया भर की तारीख में कभी किसी को सजाए मौत नहीं हुई। नंबर 2, भुट्टो साहब ना उस दिन इस शहर में मौजूद थे जहां ये वाक़या हुआ, ना उनका यहाँ आना, ना उनका मौजूद होना साबित होता है यहाँ पर। जो शख्स उस शहर में नहीं था, जाए वारदात पर नहीं था, उसको आप फांसी कैसे दे देते हैं? दूसरी बात ये कि वादा माफ गवाह जो उस वक्त फौजी डिक्टेटर ने अपने प्रेशर के तहत बनाया, उसको जो पुलिस अफसर थे, एक मसूद महमूद शायद गालिबन उनका नाम था, उनको इस्तेमाल करके और जिस तरीके से ये सज़ा दी गई, ये जो है पूरी दुनिया में इसकी मिसाल नहीं मिलती। वजह इसकी क्या है वो थोड़ी सी बयान कर लेंगे। वो ये कि माजी में हमारे अदारों ने या तो अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया है और या बिल्कुल अंडर परफॉर्म किया है। मिसाल के तौर पर हमारी पार्लियामेंट जो है वो थ्रू आउट रबड़ स्टैम्प बनी रही है। फौजी डिक्टेटर ने अपनी मर्ज़ी से चलाया इसको, अपनी मर्ज़ी से इंडेमनिटी ली एंड वगैरह वगैरह बहुत कुछ हुआ। तो एक बात तो फिर मैं बड़े वसूख से आपको ये कह रहा हूँ कि अगर ये ट्रायल होता है ओपन, फेयर एंड इंडिपेंडेंट, तो न सिर्फ ये कि हमारी अदलिया की साख बच जाएगी, बल्कि जो ख़ानदान है भुट्टो साहब का, जिन्होंने सफ़र किया फौजी डिक्टेटर के हाथों, उनको भी एक तरह का ये रिलीफ ज़रूर मिलेगा कि जिस जुर्म की सज़ा में उनको फांसी दी गई वो गलत था, वो एक साजिश थी, वो एक इंटरनेशनल साजिश थी। अब आप मुझसे ज़रा अगर जल्दी से पूछ लें कि अब आखिर हुआ क्यों, हुआ इसलिए कि उसने पाकिस्तान को न्यूक्लियर प्रोग्राम दिया था। अमेरिका उसके सख्त खिलाफ था। अमेरिका ने उसको सबक सिखाने के लिए, एक मिसाल बनाने के लिए अल्टीमेटली उनको एक फ़ौजी डिक्टेटर के हाथों फांसी के तख्ते तक पहुँचाया। ये एक बदतरीन मिसाल है हमारी तारीख़ की। लिहाजा हम तवक्को रखते हैं कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब इसका एक लार्जर बेंच के ज़रिए, जितना लार्जर बेंच जिसने सज़ा दी थी, उतना ही लार्जर बेंच के ज़रिए इसकी जो प्रोसीडिंग्स है वो अवामुन नास तक उसको एक्सेस दे, ताकि लोगों को पता चल सके कि किस तरीके से एक फ़ौजी डिक्टेटर ने पाकिस्तान के कवानीन का मजाक उड़ाया। ये इसकी समाअत जो है मुकर्रर होने का इम्कान है अगले हफ्ते, तो अगर ये मुकर्रर हो जाती है तो अदलिया पर और इस तरह के जितने भी फैसले हैं उस पर क्या असरात मरतब? देखिए, अगर इब्तिदा में हम अपना किबला दुरुस्त करने की खातिर या अपनी अदलिया का जो एतमाद है वो बहाल करने की खातिर सही सिमत में चल पड़ते हैं, तो फिर जितने भी फैसले हुए हैं उनको रीडू किया जा सकता है। देखिए, जो फॉल ऑफ ढाका थी उसके बारे में हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट बनी। अगर हम इब्तिदा कर दें कहीं से, तो फिर बहुत सारे ऐसे कस्से, ऐसे किस्से, ऐसे वाक़यात जो हमारी तारीख़ का हिस्सा हैं, वो अवामुन नास को या आज की इस नस्ल को पता चल सकेगा कि उस वक्त क्या हुआ। तो यानी आपके ख्याल में अगर ये मुकर्रर हो जाता है तो ये फर्स्ट स्टेप होगा? दिस विल बी ए फर्स्ट स्टेप एंड ए वेरी वेलकम स्टेप। ठीक। अच्छा बुखारी साहब, ये जो रेफरेंस था, जो सदारती रेफरेंस था, इसमें 5 सवालात पूछे गए थे, तो मैं 1 बाय 1 वो डिस्कस करना चाह रही हूँ कि एक तो ये कि जो ये कत्ल के मुकदमे का जो अदालती ट्रायल हुआ था, क्या ये बुनियादी इंसानी हुकूक से मुताबिकत रखता है? बिल्कुल नहीं रखता, इसलिए कि फौजी डिक्टेटर के तहत प्रेशर था अदालतों पर, जो बाद में लोगों ने तस्लीम किया
कि मैं नसीम हसन शाह साहब की मिसाल आपको दे देता हूँ, जिन्होंने एक टीवी प्रोग्राम में कहा कि हम पर बहुत शदीद प्रेशर था फौजी सरबराहों का उस accept वक्त, किया और हम गलती अपनी तस्लीम करते हैं। और इसके अलावा जो है वो दूसरा सवाल ये था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो फांसी दी गई, क्या वो इस्लामी कवानीन से मुताबिकत रखती है? बिल्कुल नहीं रखती थी, इसलिए कि इस्लामी कवानीन ये कहते हैं कि कत्ल का जुर्म जो है ये जब तक चश्मदीद गवाह ना हो उसके ऊपर हद जो है मुकर्रर नहीं होती। ठीक, और जो वादा माफ गवाह के बयान पर किसी को फांसी कभी जा नहीं सकती हुई, है, ये किसी अगला दुनिया सवाल। के किसी मुल्क में नहीं हुई, किसी बनाना रिपब्लिक में भी नहीं तो हुई। क्या ये अदालती नज़ीर के तौर पर पेश किया जा सकता बिल्कुल है? नहीं किया जा सकता। इसको कहते हैं ब्लैक डिसीजन, जो कहीं भी एज ए प्रेसिडेंट कोर्ट नहीं हो सकता। तो और ये जो आखिरी सवाल था वो ये था कि जो रिकॉर्ड में जो इस मुकदमे की समाअत करने वाले जज हैं, उनका रवैया अगर जानिबदाराना हो तो क्या इन हालात में अदालती कार्रवाई को मुनसिफाना करार दिया जा सकता है? बिल्कुल मुनसिफाना करार नहीं दिया जा सकता। जैसा कि मैंने कहा, इसको जुडिशियल मर्डर करार दिया गया था, विच मीन्स इट वाज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द लॉ, इट वाज अगेंस्ट द ह्यूमन राइट्स, इट वाज द अगेंस्ट ऑफ द पर्सनल राइट ऑफ मिस्टर भुट्टो कि वो अपना डिफेंस जो है वो ढंग से कर सकते तो यानी इनको अगर हम इस तरह से करके 1 बाय 1 भी अगर इस तरह से करके इनके सवालों का जवाब हो तो वही होगा जिसकी तरफ आपने जी। इंडिकेट किया। अच्छा बुखारी साहब, एक बहुत अहम मीटिंग हुई है आज दो पार्टी के सरबराहान के दरमियान, नवाज शरीफ साहब और चौधरी शुजात हुसैन साहब के दरमियान। क्या मामला तय पाए हैं? कोई देखिए, पहली बात तो ये है कि ये हमें याद रखना चाहिए और हमारे नाज़रीन की हम याददाश्त के लिए ज़रा ये बयान कर दें कि चौधरी शुजात हुसैन जो है वो पहले नून लीग का हिस्सा थे। नून लीग में ही रहे वो, बल्कि जब पहली दफ़ा वो एग्ज़ाइल में गए जुल्फ़िकार अपने नवाज शरीफ साहब, तो इन्होंने ही पार्टी संभाली थी। लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही जो है वो हमेशा से एक अलग रास्ते पर चलना चाहते थे और बिल आखिर उन्होंने उस वक्त की फ़ौजी हुकूमत के साथ साजबाश तो शायद एक बुरा लफ्ज़ होगा, लेकिन जनरल मुशर्रफ के साथ मिल के नून लीग में से काफ लीग निकाली और इक़्तिदार तक तो वो यानी उस वक्त भी ये फैसला चौधरी परवेज़ इलाही का था। हाँ, चौधरी साहब जो है उनसे मुलाकात के लिए नवाज शरीफ साहब दूसरी बार गए हैं। पहले 2009 में जब उनकी गालबन 2009 जब उनकी वालदा की डेथ हुई थी चौधरी शुजात साहब की, तो तब भी वो अफसोस करने के लिए गए थे। तो 14 साल के इस गैप के बाद जब वो मिले तो आपने देखा कि जो माहौल था वहाँ का, जो हमें वीडियोज़ में दिखाई दे रहा है, तस्वीरों में भी दिखाई दे रहा है, बहुत फ्रेंडली है। और ऐसे ऐसे गंभीर मसले हल करने में सिर्फ 40 मिनट की मुलाकात काफ़ी थी, जिसका नतीजा सामने आ गया है कि कहाँ कहाँ सीट एडजस्टमेंट होगी, कहाँ कहाँ इंतखाबी इत्तेहाद होगा। क्या इसकी डिटेल्स क्या होंगी? मैं अर्ज़ करूँ, मैं मुख्तसरन अर्ज़ कर देता हूँ। पहली बात तो ये है कि जो सीटें नेशनल असम्बली की पक्की हैं काफ लीग की, जिसमें तारिक बशीर चीमा साहब हैं बहावलनगर से या शायद बहावलपुर से, आई विल सिट करेक्टेड जो बात होगी, और इसी तरह से चौधरी सालिक और चौधरी यानी जो दूसरे हैं शाफे हुसैन, उनकी जो सीटें जहाँ से आपको पता है कि काफ लीग पक्की जीती हुई है, वो सीटें उनको ग्रांट कर दी गई हैं, 2 नेशनल असम्बली की और 2 ही प्रोविंशियल असम्बली तो की। इस मर्जर से फ़ायदा किसको होगा? देखिए, इस मर्जर से एक तो ये कि मुस्लिम लीग नून अगर इस काबिल होती है कि हुकूमत बनाए तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो काफ लीग जो है हुकूमत का हिस्सा बनेगी, और जो रिक्वायर होती है मदद यानी MNAs की फॉर पैसेज ऑफ बिल्स, फॉर पैसेज ऑफ बजट, उसमें बहुत मदद मिलती है जब आपके साथ एक जमात एज ए इलाई खड़ी होती है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अच्छी मुलाकात हुई है और बहुत नतीजा खेज तो भी हुई है। चौधरी परवेज़ इलाही का क्या होगा, क्योंकि चौधरी वजाहत जो हैं वो अब इस पार्टी में आके खड़े हो गए हैं? देखिए, वजाहत साहब का बेटा जो है उसके लिए भी गुंजाइश निकाली जा रही है कि जो हुसैन इलाही साहब हैं उनको भी एडजस्ट किया जाएगा। अच्छा। और यकीनी तौर पर उनके लिए भी हो जाएगी ये सीट। तो फिर आप देख लीजिए, जहाँ आपके बच्चों का मुफाद होता है वहीं वालिदैन जो है वो साथ खड़े हो जाते हैं। तो मोनिस इलाही वाले केस का क्या बनेगा, यानी कि जो परवेज़ देखिए, इलाही वो का तो केस अभी होता है? मुकदमात का सामना कर रहे हैं। जो परवेज़ इलाही साहब हैं वो जेल में हैं और कोशिश कर रहे हैं वो कि अगर वो बाहर आ जाएं तो पार्टी की क़यादत कर सकें। ये उनको नसीब होगी या नहीं, वो पार्टी उनको पजीराई देगी कि नहीं, ये अभी वो सवाल है जिनके जवाब नहीं हैं। सही। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उनका बेटा जो है वो मुल्क से बाहर है, मोनिस इलाही साहब, उनके ऊपर भी इल्ज़ामात हैं, अभी तक साबित कुछ नहीं हुआ है उनके बारे में। तो वो कब आते हैं, कब वापसी होती है उनकी, उसके बाद जो है अभी वो तो उन्हें सूरत-ए-हाल मुकदमात का वो सामना देखी करना जाएगी। पड़ेगा। तो बुखारी साहब, एक और बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है, मौलाना फजल रहमान, एक टाइम पे तो ये PDM का सारी जमातें हिस्सा थी, लेकिन अब चूंकि सियासी माहौल गर्म है तो एक दूसरे पर तनकीद भी शुरू हो गई है। तो पीपल्स पार्टी है वो मौलाना फजल रहमान के इस मुतालबे पर कि इलेक्शन में कुछ ताख़ीर होनी चाहिए, माहौल बनाया जाना चाहिए, उस पर तनकीद कर रही है काफ़ी। देखिए, पीपल्स पार्टी इसलिए तनकीद करती है मौलाना फजल रहमान पर कि मौलाना ने पीपल्स पार्टी पर तरजीह दी है नून लीग को और उनके साथ इंतखाबी इत्तेहाद कर लिया है, बाकायदा तय हो गया है। बाकायदा दोनों लीडरों की मुलाकात हुई थी, इसी तरह जिस तरह चौधरी परवेज़ इलाही से हुई है।
और उस मुलाकात के बाद जो एलामिया जारी किया गया उसमें बताया गया कि हमने हतमी फैसला कर लिया है नून लीग के साथ इंतखाबी इत्तेहाद करने का। तो ये भी बहुत ही मैं समझता हूँ कि खुशकुन खबर है फॉर द पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। ऑब्वियसली जितनी स्ट्रेंथ उनको मिलेगी, लेकिन पीपल्स पार्टी इससे बहुत नाला है। और जिस किस्म के बयानात हम सुन रहे हैं, जो फैसल करीम कुंडी साहब हैं, उन्होंने मौलाना फजल रहमान पर तनकीद की और यहाँ तक भी कह दिया कि भाई KPK में तो ऑलरेडी आपकी गवर्नमेंट है और कौन सा लेवल प्लेइंग फील्ड और चाहिए बेनज़ीर आपको भुट्टो जब कत्ल हुई थी तो उसके बाद भी हमने इलेक्शन ताखीर हाँ उसकी मुखालफत की थी उन्होंने। ये रिकॉर्ड की बात है, ये मेरे ख्याल से यहाँ तक ठीक है। ये भी आप कहते रहे हैं कि कौमी गवर्नमेंट बनने जा रही है, हो सकता है कि मखलूत गवर्नमेंट जो है वो सामने आए। तो अगर तो ये मखलूत गवर्नमेंट हुई, पीपल्स पार्टी, नून लीग और मौलाना फजल रहमानी, इन सबका एक शेयर हुआ, फिर सब कहाँ से? देखिए गुजारिश ये है कि देखना ये है कि क्या नून लीग पीपल्स पार्टीज के अलावा उतनी सीटें हासिल कर सकती है अपने बाकी इत्तेहादियों के साथ मिलकर के, वो आराम से हुकूमत बना ले या नहीं। अच्छा। या पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करती है तो फिर मंजरनामा बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। मुझे जो दिखाई देता है वो ये है कि जिस तरह की कोशिशें हो रही हैं और जिस तरह से पीपल्स पार्टी की लीडरशिप तनकीद कर रही है नून लीग के ऊपर, उसमें मुझे लगता नहीं है कि पीपल्स पार्टी जो है वो इत्तेहाद हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा दोबारा बनेगी। चूँकि पहले इत्तेहाद के बाद जिस तरह की गुफ्तगू बिलावल भुट्टो साहब ने की है या आसिफ जरदारी साहब ने की है, मेरा नहीं ख्याल कि वो नहीं, मेरा ख्याल है नून लीग भी नहीं चाहेगी कि इनको दोबारा अपनी मजबूरी बनाया जाए।